Students of class 7 today, welcome to you for learning a new chapter of history. This is the chapter number 9. The name of the chapter is the making of regional cultures. Student, as we know, culture refers to the customs and belief, art, the way of life and social organization of a particular country, region or group. Thus, the culture of a particular region include the language and literature, distinctive kinds of food, cloth, dance, music, painting of that era. Generally, we think that regional identities of culture have been existing from time immemorial, but the frontiers of the regions are still changing. In fact, regional cultures are the product of intermixing of many traditions of different parts of the subcontinent. The medieval period provided and proved very useful in the flowering of regional culture in India. Its diverse regional language, literature, festival, forms of dance and music, painting, dresses and food item evolved during this period. Here we will study some important aspect of regional cultures of India. So देखिए, रीजनल कल्चर का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी भी देश की या किसी भी क्षेत्र की भाषा से हम वहाँ के बारे में बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों का जो क्या कल्चर था. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, कि हमारा जो देश है वो एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री जहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं और कहीं पे, और ये विभिन्नताएं किस रूप में हैं, कहीं कपड़ों के पहनावे के रूप में, कहीं खाने के रूप में, कहीं भाषा के रूप में, और साथ ही साथ हमारे रहने खाने पीने और सभी प्रकार की चीज़ों में हमारी सभ्यता बदलती. वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक. लेकिन सबसे पहले हम लोगों के कपड़े देखकर उन्हें नहीं पहचान सकते. हम उनको सबसे पहले कैसे पहचान सकते हैं? लाइक वी आर लिव इन राजस्थान, तो हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी. लेकिन अगर हमारे सामने कोई बिहारी बोलेगा तो हम बोलेंगे यू आर कम फ्रॉम द बिहार. सो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होती है इट इज़ अ ईजी एंड कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल. When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu and Orissa. We also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting. और साथ ही साथ जैसे अभी तक हमने पिछले हमारे जितने भी जो चैप्टर्स हैं इन क्लास 6 यू ऑलरेडी लर्न अबाउट इट कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लाइक सदर्न और नॉर्दर्न और जितने भी जो पार्ट्स हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार का खाना पकाया जाता है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं. और ये सारी जो चीज़ें, इवन जो पेंटिंग्स हैं, पोइट्री है, उसका तरीका भी उनसे डिफरेंट होता है. समटाइम वी टेक दीज आइडेंटिटीज़ फॉर ग्रांटेड फॉर अज्यूम दैट दे हैव एक्सिस्टेड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल. तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं हमारी कैसी है, मिक्सअप वाली है. लेकिन तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो शुरुआत हुई, जैसे कुछ परंपराएं भी अलग अलग होती है, हर इलाके की अपनी अलग परंपराएं होती है. और ये परंपराएं किस रूप में हो सकती है? बच्चों के जन्म से लेके उनके विवाह तक से संबंधित जितनी भी है, मरण, मृत्यु से संबंधित जो भी परंपरा है वो ट्रेडिशंस अलग अलग हो सकते हैं. सो नाउ वी हैव लर्न अबाउट द चेहरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. कि हमारी कंट्री में हमें पता है कि मलयाली जो भाषा है और जो चेर कौन थे, वी हैव लर्न अबाउट इट. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन. The Chera kingdom of Mahodhapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of present-day Kerala. It is likely that Malayalam was spoken in this area. तो हम बोल सकते हैं कि भाषा और क्षेत्र के बीच में क्या संबंध होता है कि जो चेर है वो महादेवपुरम का एक छोटा सा एक आइलैंड था जो आज किसका हिस्सा माना जाता है? केरल का. द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन. और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने मलयालम भाषा को और उनकी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उन्हें अपने अभिलेखों में प्रस्तुत किया है. In fact, this is one of the earliest example of the use of a regional language in official records in the subcontinent. और जो इन अभिलेखों से हमें पहली बार हमारे देश में पता लगता है कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड्स के रूप में जो भाषा रखी गई थी वो भाषा का कौन सी भाषा को संकलित किया गया? मलयालम को, मलयाली लैंग्वेज को. एट द सेम टाइम द चेरा ऑल्सो ड्रू अपॉन संस्कृत ट्रेडिशन. और देखिए जो चेरास थे, जो मध्यमपुरम के जो लोग थे, उन्होंने संस्कृत भाषा की भी बहुत सारी परंपराओं को अडॉप्ट किया. द टेम्पल्स थिएटर ऑफ केरला विच इज़ traced to this period borrowed stories from the Sanskrit epic. The first literary work in Malayalam, dated to about the 12th century, are directly attributed to Sanskrit. Interestingly enough, a 14th century text, the Lilatikalam, dealing with grammar and poetics, who was composed in Manipravam literally.
डायमंड एंड कोरल, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। हम देखेंगे कि जो चेर जो लोग थे उन्होंने क्या किया, संस्कृत जो भाषा है उससे बहुत सारे ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया, और साथ ही साथ जैसे कि और वो क्या था, जैसे केरल के जो मंदिर थे वहाँ पर रंगमंच होता था जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, और जो वहाँ पे जो भी रंगमंच जो ड्रामा किया जाता है वो संस्कृत भाषा में उल्लेखित जो कहानियाँ होती थी, एपिक्स, उन्हीं पे बेस्ड होते थे। और मलयालम भाषा की जो पहली जो रचनाएं हैं, कृतियाँ, वो कौन सी शताब्दी की बताई गई है, 12th सेंचुरी की। तो हम कह सकते हैं कि मलयालम जो है इट इज़ एन ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जिसमें ग्रामर और पोइट्री दोनों का एक वो मिक्सअप है, जिसे दो भाषाओं से मिलकर बनाया गया, और वह दो भाषा क्या है, एक तो संस्कृत और वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा क्या थी, मलयाली, उसी का ही एक मिक्सअप है। अब देखेंगे कि रूलर्स रिलीजियस ट्रेडिशन, द जगन्नाथ कल्ट। अब देखेंगे कि जो शासक होते थे, राजा जो थे, कैसे उन्होंने अपनी जो धार्मिक परंपराएं थी, मतलब जो मंदिर हैं जहाँ हम देव स्थान पूजा करते हैं, देव पूजा करते हैं, तो किस प्रकार से जो रूलर्स थे रिलीजियसली उन परंपराओं को, उन ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करते थे। लेकिन हम पढ़ेंगे जगन्नाथी संप्रदाय, तो जगन्नाथ कल्ट कि जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे किस प्रकार के लोग थे, उन्हें किसने बनवाया और वहाँ की ट्रेडिशंस क्या है। एज यू नो कि जो जगन्नाथ टेम्पल है हमारे देश के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है, जहाँ जिसे भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। In the other region, regional cultures grew around religious tradition. The best example of the process is cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu at Puri, Orissa. Today, the local tribal people make the wooden image of the deity. मैं आपको एक जनरली बताती हूँ कि जगन्नाथ क्या है, कि जगन्नाथ मंदिर जो है हमारे देश का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसे दुनिया के जो मालिक हैं, द गॉड ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें किसे कहा जाता है, विष्णु पालक, कि जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है वो किसकी बनी होती है, वुडन की, जिसे किसने बनाया है, वहाँ के ट्राइबल पीपल्स ने बनाया है, द लोकल गॉड। और वो जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपने एक लोकल गॉड के बारे में माना जाता है कि एक स्थानीय देवता थे, लेकिन जो किसका रूप माना गया, विष्णु का, हु वॉज लेटर आइडेंटिटेड विद विष्णु। इन द 12th century, one of the most important ruler of the Ganga dynasty, Anantvaram, decided to erect a temple for Purushottama Jagannath at Puri. Subsequently, in 1230, King Angabhama III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. कि देखिए कि ये जो मंदिर था, सबसे पहले ये मंदिर किसने बनाया, वहाँ के स्थानीय जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने बनाया। लेकिन जब 12th सेंचुरी के अंदर वहाँ के एक राजा थे गंग डायनेस्टी के, जिनके एक राजा का क्या नाम था, अंतर्वर्मन ने, उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाना डिसाइड किया कि एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे। और उनके बाद में 1230 में उन्हीं की एक छोटे राजा अनबिंगम ने उस पूरे मंदिर को भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और कहा कि मैं भगवान का सेवक हूँ। उन्होंने अपने आप को भगवान के एक सेवक के रूप में प्रोक्लेम्ड किया है। As the temple gained in importance as a center of pilgrim, its authority in social and political matter also increased. All those who conquered Orissa, such as the Mughal, the Marathas and the English East India Company, attempted to gain control over the temple. They felt that this would make their rule acceptable to the local people. अब देखिए जगन्नाथ मंदिर जो था वो इतना ज़्यादा धीरे धीरे फेमस हो गया कि हम उसे एक तीर्थ स्थान के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, और जिससे उसकी सामाजिक मतलब सोशली भी लोग उस मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना पसंद करते थे, और साथ ही जो पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से भी जो थे, क्योंकि जो मुग़लों ने, मराठों ने और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटानिया कंपनी थी, उन सब लोगों ने इस मंदिर पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमने इस मंदिर पे कंट्रोल कर लिया तो वहाँ के लोकल लोग भी हमारी बातों को मानेंगे। I hope you understand it. In the next video, we have learned about the concept of the Rajput and tradition of heroism. Thank you all.